हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम टोटल 5 पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला पेपर है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सेक्शन ए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आपने अगर डिटेल में सेक्शन ए देखना है वहाँ फिर मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट में सेक्शन ए कवर करेंगे क्योंकि इस वीडियो का मेन फोकस है सेक्शन बी को कवर करना। और ये आपको अगर पूरा पेपर चाहिए तो वो आपको लास्ट वीडियो की लास्ट में मिल जाएगा। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, अ क्लास डैश पावर एम्पलीफायर हैज़ अ कलेक्टर हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आ जाता है क्लास बी। सेकंड क्वेश्चन, एट रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट करंट इज मैक्सिमम। तो यहाँ आंसर है मैक्सिमम। थर्ड में, मोस्ट ऑफ द एम्पलीफायर यूज डैश फीडबैक। तो ये हमेशा नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं ज़्यादातर एम्पलीफायर्स। फोर्थ, द ओपैम कैन एम्पलीफाई बोथ डीसी एंड एसी सिग्नल। यस, ट्रू। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू, कि हाँ ओपैम क्या कर सकता है, दोनों डीसी और एसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पुश पुल एम्पलीफायर यूज टू ट्रांजिस्टर। तो टू का मतलब यहाँ ये है टू, ये बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर टू है मतलब दो। तो पुश पुल एम्पलीफायर दो ट्रांजिस्टर यूज करता है। यस, ट्रू। वेन ब्रिज ऑसिलेटर कैन जनरेट हाई फ्रिक्वेंसी। फॉल्स। तो ये आ जाएगा फॉल्स, नहीं। ये क्या करती है, लो फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करता है वेन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर डिक्रीजेज डैश फीडबैक। तो डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर डिक्रीज विद कौन सी फीडबैक के साथ आपकी जो डिस्टॉर्शन है कम हो जाएगी, वो होती है नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, डिस्टॉर्शन को कम करता है। और अगर पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर होगा तो डिस्टॉर्शन को इंक्रीज करेगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टैंड्स फॉर ओपैम। सॉरी, ओपैम की इसने पूछा है कि फुल फॉर्म क्या है। तो ओपैम इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नेक्स्ट इज 9, इन मोनोस्टेबल मल्टीवायर नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट इज। तो मोनोस्टेबल में कितनी टोटल स्टेबल स्टेट होती है ये पूछा गया है। तो मोनो में हमेशा 1 स्टेबल स्टेट होती है। नेक्स्ट इज, अ 555 टाइमर इज अ 6 पिन आईसी। तो ये 6 पिन आईसी नहीं होती, तो मतलब ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो 555 टाइमर में जो टोटल आईसीज होती है, ये होती है मतलब टोटल पिन्स होती हैं, वो होती है 8 पिन। तो इसका सही आंसर रहेगा 8 पिन, नॉट 6 पिन। तो दिस विल बी फॉल्स। सेक्शन ए को हमने बहुत ही फास्ट कवर किया है क्योंकि अगर आपको इसको डिटेल में देखना है, जैसे मैंने 555 टाइमर को पिन डायग्राम के साथ बनाया है या फिर जो ओपैम है उसको भी डायग्राम के साथ समझाया हुआ है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है लिंक है वहाँ पर जाके सेक्शन ए को डिटेल में देख सकते हो। तो वो भी जनरली 12 या 14 मिनट की वीडियो है, तो जल्दी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर की एप्लीकेशन पूछी गई है। तो एप्लीकेशन एक इसमें क्या है कि यूज्ड इन आईएफ स्टेज ऑफ रेडियो रिसीवर। मतलब ये एक रेडियो रिसीवर में यूज़ होता है, ये या दूसरा आप लिख सकते हो कि टेलीविज़न रिसीवर में भी यूज़ होता है। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन होती है कि पोर्टेबल जो सिस्टम रहता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कलेक्टर एफिशिएंसी। तो कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है, ये रेशो होती है किसकी, एसी पावर आउटपुट की और डीसी पावर इनपुट की। तो हमें पता है कि एम्पलीफायर में क्या होता है कि जब मान लो ये एम्पलीफायर है, इसका जो इनपुट होता है वो हमेशा डीसी होता है और ये आउटपुट जो भी देगा वो एसी देगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि एवरेज एसी पावर आउटपुट क्या है डिवाइडेड बाय एवरेज डीसी पावर क्या है, तो वही कलेक्टर एफिशिएंसी होती है। तो आपने अगर इसको स्टेटमेंट में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, द रेशो ऑफ एसी पावर आउटपुट टू डीसी पावर इनपुट। तो ये वाली इस ऑफ ट्रांजिस्टर इज नोन एज अ कलेक्टर एफिशिएंसी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो एसी पावर आउटपुट है उसको हमने लिख दिया पी ए सी और डीसी पावर इनपुट को लिख दिया पी डी सी, डी सी है ना। और ये अगर ट्रांजिस्टर में आप बात कर रहे हो तो ट्रांजिस्टर में ये इस तरह से रहता है। तो ये आपका VC होगा, यहाँ पर VE रहेगा। तो VCE मतलब ये जो वोल्टेज है VCE और IC,
यहाँ से IC करंट फ्लो होता है, तो ये आपका रह जाएगा इनपुट मतलब आउटपुट में VCE इंटू IC डिवाइड बाय VCC इंटू IC। VCC मतलब यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज होती है VCC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू रीजन वाई वी नीड फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो इसमें पूछा गया है कि हमें फीडबैक इन मतलब फीडबैक की क्यों क्या ज़रूरत पड़ती है एम्पलीफायर में, हम क्यों उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो व्हेन आउट फीडबैक हम किसको बोलते हैं कि व्हेन आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर इज़ फीडबैक टू इनपुट, कि जब आउटपुट जो है एम्पलीफायर का उसको हम वापस इनपुट में दे दिया जाए। मान लो ये एम्पलीफायर है, ये इसका आउटपुट है, आउटपुट को अगर आप वापस इनपुट में दे रहे तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फीडबैक बोलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मान लो कुछ भी अगर आउटपुट में वेरिएशन होगी, कोई भी चेंज अगर आउटपुट में आएगा तो वो आपको कहाँ पर नज़र आ जाएगा, इसके इनपुट में नज़र आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट का पोर्शन क्या है, ये वापस इनपुट में फीड किया गया है। तो इस वजह से अगर इनपुट में वो नज़र आएगा तो वापस इनपुट की वजह से आउटपुट में फिर से चेंजेस आने लग जाएंगे। तो इससे क्या रहता है कि ड्यू टू दिस फीडबैक इट ऑलवेज हेल्प टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर। तो इस वजह से अगर आउटपुट में कुछ भी चेंज आ रहा है तो इनपुट उसको क्या करेगी, आउटपुट को कंट्रोल कर देगी। तो आउटपुट पर कंट्रोल होने के कारण जो फीडबैक दिया जाता है एम्पलीफायर्स में, तो ताकि आउटपुट क्या करती रहेगी, इनपुट को मतलब जो इनपुट है वो आउटपुट को ट्रैक करती रहेगी और उस अकॉर्डिंग ही आउटपुट को वो परफॉर्म करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटर एंड अल्टरनेटर। इन दोनों के बीच में आपने कोई डिफरेंस बताना है। तो ऑसिलेटर और अल्टरनेटर में डिफरेंस क्या है। तो अल्टरनेटर क्या होता है, एक तरह से आपका जो जनरेटर होता है उसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं। तो अल्टरनेटर क्या है, वो मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, जो मूविंग है मतलब रोटेटिंग वो होता है। लेकिन जो ऑसिलेटर है वो क्या है, नॉन रोटेटिंग, वो घूमता नहीं है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट इसी में क्या होगा कि जो अल्टरनेटर है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को एसी में, मतलब मैकेनिकल इनपुट आप दोगे और एसी वो आउटपुट देगा। लेकिन ऑसिलेटर में क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है डीसी एनर्जी को एसी में, डीसी को एसी में। और जो ऑसिलेटर रहता है ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, या फिर आप कह सकते हो कि ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है, और उसकी रेंज क्या होती है, फ्यू हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज तक, मतलब लो फ्रीक्वेंसी से लेकर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसीज को ये जनरेट कर सकता है। लेकिन जो अल्टरनेटर है इट कैन नॉट प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। तो ये मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट नहीं कर सकता, ओनली लो फ्रीक्वेंसीज को अल्टरनेटर जनरेट करता है। तो जैसे आप जनरली देखते भी हो कि हमारे जनरेटर्स होते हैं 50 हर्ट्ज पर जनरेट होते हैं, तो ये बस कम फ्रीक्वेंसीज पर ही जनरेशन करेगा ऑसिलेशंस की, अदरवाइज ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ क्लैंपिंग सर्किट। तो क्वेश्चन में आपको क्लैंपिंग सर्किट ड्रॉ करने को बोला है, तो आप कोई सा भी क्लैंपिंग सर्किट बना सकते हो, पॉजिटिव भी या फिर नेगेटिव भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्लैंपिंग सर्किट होता है क्या है। क्लैंपिंग सर्किट क्या करता है, बेसिकली एक डीसी लेवल इंट्रोड्यूस कर देता है एसी सिग्नल में। तो मतलब या तो वो पॉजिटिव साइड ही पूरे सिग्नल को भेज देगा या फिर पूरे सिग्नल को नेगेटिव साइड ही कर देगा, तो उसको हम बोल देते हैं क्लैंपिंग सर्किट। तो अगर वो सिग्नल को पूरा पॉजिटिव साइड भेज रहा है तो उस ऐसे क्लैंपर को हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लैंपर, और अगर वो पूरे सिग्नल को नेगेटिव साइड में भेज रहा है तो उसको बोल देते हैं हम नेगेटिव क्लैंपर। तो ये सर्किट है पॉजिटिव क्लैंपर का, जिसमें यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दे रखी है, ये कैपेसिटर लगा होगा, ये डायोड ऐसे लगा है इधर, और यहीं पे ही पैरेलल में ही डायोड के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहीं पे आपको आउटपुट रिसीव होगी। तो यहाँ ये किस तरह से इसकी वेव फॉर्म होगी, ये इनपुट की वेव फॉर्म है ये वाली, और ये एक रेफरेंस लाइन है, मतलब यहाँ पर ज़ीरो वोल्टेज है। तो हमारा इनपुट सिग्नल इस तरह से था, लेकिन जैसे ही क्लैंपर यहाँ यानी कि यहाँ पर इनपुट इस तरफ ऐसा सिग्नल था, अब आउटपुट में हमारे को ऐसा सिग्नल रिसीव होगा, यानी कि जो सिग्नल है ये पूरा पॉजिटिव साइड को चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेफरेंस लाइन है, यानी कि ज़ीरो लाइन है। अब ये पूरा जो सिग्नल यहाँ इनपुट में था ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में शिफ्ट हो चुका है, तो ये इस तरह से पॉजिटिव में शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ देखो ई वोल्टेज थी, तो नाउ इट इज़ 2E। तो पॉजिटिव साइड अगर पूरा सिग्नल चला गया तो ये बन गया पॉजिटिव क्लैंपर। अगर पूरे सिग्नल को नेगेटिव साइड को शिफ्ट करना है, यानी कि नेगेटिव क्लैंपर अगर हमें बनाना है, तो ये डायोड है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी ये डायोड इस तरह से है,
मतलब ये डायोड ऊपर की तरफ है, तो जब नेगेटिव क्लैम्पर आप बनाओगे तो डायोड की डायरेक्शन ये होगी इस तरह से, ठीक है। नेगेटिव वाला ये वाली साइड ये चेंज हो जाएगी, एक्सचेंज कर, मतलब इसको हम उल्टा लगा देंगे अगर डायोड को, तो वो नेगेटिव क्लैम्पर बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एप्लीकेशन ऑफ वेव शेपिंग सर्किट। तो वेव शेपिंग सर्किट्स की दो एप्लीकेशंस है, एक होती है आपकी क्लैम्पर, ठीक है, जिसमें हम सिग्नल का क्या करते हैं, डीसी लेवल चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज, और नेक्स्ट वेव शेपिंग सर्किट आपका रहता है क्लिपिंग, ठीक है। क्लिपिंग में हम क्या करते हैं कि वेव फॉर्म की शेप ही चेंज कर देते हैं। मान लो अगर ऐसी साइन वेव है तो इसमें हम सिग्नल को क्लिप कर देंगे और ये उसका ऊपर वाला पोर्शन मान लो हमने कट कर दिया तो ये ऐसे बन जाएगी, या नीचे वाला पोर्शन हमने कट कर दिया तो इस तरह से। तो क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, शेप, वेव फॉर्म की शेप चेंज कर देना। वाई वी यूज़ हीट सिंक इन पावर एम्पलीफायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हीट सिंक को जनरली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो पावर एम्पलीफायर है जब वो अपना काम कर रहे होते हैं, मतलब ऑपरेशन में जब वो होते हैं, तो उस केस में जो पावर एम्पलीफायर है वो क्या है, गर्म हो जाता है। मतलब जो ट्रांजिस्टर्स है ये सब क्या है, गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो पूरे सर्किट को जला ना दे, तो वहाँ पर हम हीट सिंक का यूज़ करते हैं, जो क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्व कर देगा। तो मेनली हीट सिंक का काम क्या होता है, आर यूज टू रिमूव हीट डिसिपेशन, ठीक है, मीन्स आर यूज टू रिमूव दिस हीट, की जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है उस हीट को रिमूव करने के लिए इन हीट सिंक्स का यूज़ किया जाता है। और इन हीट सिंक्स को हम ट्रांजिस्टर्स के पास लगाते हैं या फिर इनकी पावर एम्पलीफायर्स में लगाएंगे, सो दैट जैसे ही एम्पलीफायर गर्म हो रहा है तो उस हीट को वो एब्जॉर्ब कर दे, यानी कि उसको डिसिपेट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दो एप्लीकेशंस बतानी है। एक इसका यूज़ होता है समिंग में और दूसरा होता है सबट्रैक्टर में। तो एक समिंग सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, दूसरा सबट्रैक्टर में, और आप इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट की तरह भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है ओपैम्प। नेक्स्ट इज व्हाट डिस्क्राइब मल्टी वाइब्रेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर तो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, इसकी स्पेशल वीडियो भी है, तो वहाँ पर आपने डिटेल में भी देख सकते हैं। बाकी मल्टी वाइब्रेटर का काम क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो जनरेट करता है नॉन साइनोसाइडल वेव, ठीक है, और उसी को ही हम मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं, कि जो नॉन साइनोसाइडल वेव को जनरेट करे, ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे मल्टी वाइब्रेटर। तो नॉन साइनोसाइडल सिग्नल कौन सी होती हैं, वो होता है आपका रेक्टेंगुलर होगा, या ट्रायंगुलर वेव बना दिया, या सॉटूथ वेव बनाया, स्क्वायर वेव बनाया, तो ऐसी वेव्स को हम बोल देते हैं नॉन साइनोसाइडल वेव्स। और सर्किट जो ऐसी वेव्स बनाते हैं उनको बोलते हैं मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है अ स्मॉल डिफरेंशियल आउटपुट, डिफरेंशियल वोल्टेज मस्ट अप्लाई टू इनपुट टू फोर्स द आउटपुट टू जीरो, इज नोन एज अ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। जैसे एक ओपैम होता है, तो ओपैम में आपको पता है कि यहाँ डिफरेंशियल इनपुट दी जाती है, मतलब ये अगर V1 है, ये V2 है, तो यहाँ जो टोटल इनपुट इस इधर जाएगी तो V1 माइनस V2 जाएगी, ठीक है। और मान लो ये आउटपुट V0 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एडिशन में ही एक यहाँ पर वोल्टेज ऐड कर देते हैं, कुछ ना कुछ वोल्टेज, और इस वोल्टेज को, जो जिस भी वोल्टेज को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, उस वोल्टेज को हम डिफरेंशियल वोल्टेज बोलते हैं। और ये यूज़ की जाती है इस आउटपुट वोल्टेज को ज़ीरो करने में। मान लो कि जब हमने कोई भी इनपुट नहीं दिए, उस केस में भी हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटपुट वो शो कर रहा है, तो वो तो गलत केस आ गया, ठीक है, क्योंकि जब आपने कोई इनपुट ही नहीं दे रहे तो यहाँ पर आउटपुट आनी ही नहीं चाहिए। तो इसी चीज़ को, मतलब इस वोल्टेज को ज़ीरो करने के लिए हम यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इनपुट दे देते हैं, जिस वजह से ये वोल्टेज क्या हो जाती है, ज़ीरो। और इसी इनपुट वोल्टेज को हम बोल देते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो डेफिनेशन में ये क्या निकल के आएगा कि ऐसी एक डिफरेंशियल वोल्टेज कि जो हम इनपुट में अप्लाई करेंगे टू फोर्स दी आउटपुट टू ज़ीरो, मतलब आउटपुट को ज़ीरो करने के लिए, तो उसी वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहेंगे। नेक्स्ट इज राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन्वर्टर सर्किट यूजिंग पावर ट्रांजिस्टर। मतलब दो आपको एप्लीकेशन बतानी है पावर ट्रांजिस्टर की जो इन्वर्टर में यूज़। तो एक एप्लीकेशन इसकी यूपीएस और दूसरी है एसएमपीएस। यूपीएस की यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, क्या होती है 1 मार्क्स में, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, तो ये आपको पता होनी चाहिए। एसएमपीएस की भी बहुत बार पूछी गई है, एसएमपीएस इज स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये दो एप्लीकेशन है पावर एम्पलीफायर्स की।
नॉट पावर एम्पलीफायर्स की बट पावर ट्रांजिस्टर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लास बी पावर एम्पलीफायर। तो क्लास बी एम्पलीफायर क्या है, एक तरह से पावर एम्पलीफायर होता है जो जिसमें क्या है कि जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट करता है 180 डिग्री के लिए। मतलब अगर आपने ये इनपुट में इतनी साइन वेव दी, मतलब ये दी फुल वेव, तो ये सिर्फ हाफ वेव के लिए ही आउटपुट देगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांजिस्टर है कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री कंडक्शन एंगल, दैट इज़ ओनली फॉर हाफ साइकिल। तो एक बार हम पूरा पेपर देख लेते हैं जिसमें सेक्शन सी और सेक्शन डी में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इस ही वाले पेपर। तो सेक्शन बी हम यहाँ ख़त्म कर चुके हैं। तो सेक्शन सी में नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे ये पूछे गए हैं, और ये सेक्शन डी के क्वेश्चंस हैं।